मौलाना अबुल कलाम आजाद गांधीवादी दर्शन के प्रबल अनुयायी थे। राष्ट्र की अखंडता को बढ़ावा देने, शिक्षा क्षेत्र में सुधार, समुदायों के बीच भाईचारा बनाने आदि में उनका योगदान उनके जीवन का सर्वोच्च बिंदु है। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में से एक थे। वे एक प्रसिद्ध विद्वान और कवि भी थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद कई भाषाओं जैसे अरबी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, फारसी और बंगाली में पारंगत थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। वे 1940 और 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। आजादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। आजाद उन भारतीय नेताओं में से एक थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ भारतीय स्वतंत्रता के लिए बातचीत की। उन्होंने एक ऐसे भारत की वकालत की जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल हों, जबकि उन्होंने ब्रिटिश भारत के स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान में विभाजन का कड़ा विरोध किया। उन्होंने 1912 में एक उर्दू पत्रिका अल हिलाल का सूत्रपात किया। उनका उद्देश्य मुसलमान युवकों को क्रांतिकारी आंदोलनों के प्रति उत्साहित करना और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था। 22 फरवरी 1958 को उनका निधन हो गया। IS फाउंडेशन की टीम को हाल ही में भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की ग्रैंड नीस श्रीमती हुस्नारा सलीम से मिलने का सौभाग्य मिला, जहां उन्होंने 25 अगस्त 2024 को होने वाले अपने आगामी कार्यक्रम के लिए व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण दिया। श्रीमती सलीम की उपस्थिति निस्संदेह इस अवसर पर गरिमा और सम्मान का स्पर्श जोड़ेगी। श्रीमती हुस्नारा सलीम, जो अपने आप में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ने अपना जीवन भारत के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों, विद्वानों और नेताओं में से एक मौलाना अबुल कलाम आजाद की विरासत को जारी रखने के लिए समर्पित कर दिया है। अपने शानदार दादा द्वारा शुरू किए गए कार्यों को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए उनका समर्पण शिक्षा, सामाजिक न्याय और वंचितों के सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। IS फाउंडेशन इस कार्यक्रम में श्रीमती सलीम की उपस्थिति का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जहां उनके शब्द और अंतर्दृष्टि उपस्थित लोगों, विशेष रूप से युवाओं को सभी प्रयासों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास जारी रखने के लिए प्रेरित करेंगे। फाउंडेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद और उनकी समर्पित पोती श्रीमती हुस्नारा सलीम जैसे नेताओं के जीवन और योगदान से प्रेरणा लेते हुए शैक्षिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के अपने मिशन के लिए प्रतिबद्ध है। आए उनके साथ लिए गए कुछ इंटरव्यू को हम इस वीडियो में देखें। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी टीम जो है IS फाउंडेशन कोलकाता की सरजमीन पर पहुंच चुकी है और हमारे साथ देख रहे हैं हमारे मौजूद मेहमान और हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर्स मैडम हुस्नारा सलीम, जो ग्रैंड नीस ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हैं। उनकी हमारी जो ख़ानदान से रिलेटेड हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। हम लोग की हमारी टीम आ चुकी है उनके साथ मिलने के लिए। हुस्नारा सलीम, जो ग्रैंड नीस ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हैं। उनकी हमारी जो ख़ानदान से रिलेटेड हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। हम लोग की हमारी टीम आ चुकी है उनके साथ मिलने के लिए। सबसे पहले उनका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम एंड खुशामदीद हमारी IS फाउंडेशन की तरफ से। मैडम, हमारी टीम जो है आपके पास आई है, इसके लिए हम लोग आपके लिए थैंक यू कहते हैं और आपसे हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैडम,
जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डेफ़िनेटली आपके फाउंडेशन को वेलकम करती हूँ और आप लोग की तरफ से जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं डेफ़िनेटली आंसर करूँगी। आप पूछें क्या है, क्या किस सिलसिले में बात करना चाहते हैं? जी मैडम, जैसा कि आप देख सकती हैं कि हमारे बंगाल हो या फिर खासकर हमारे कोलकाता, उसके आसपास के इलाके, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि उससे जो जुड़ा हुआ इलाका है, तो इंटीरियर इलाके जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एजुकेशन का जो माहौल है वो आप उसको किस नज़रिए से देखना चाहती हैं, या फिर कैसे आप उस चीज़ को देख रही हैं कि एजुकेशन का ग्राफ या एजुकेशन का लेवल जो है मैडम, आपके हिसाब से या आपके जो सर्वे हो, आप किस तरह से वो देखना चाह रही हैं? कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। माली हालत कुछ ख़राब होता है फैमिली की वजह से, उन लोग स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं और पॉवर्टी इतना ज़्यादा है कि एक घर में मान लें अगर 10 फ़र्द हैं और बाप अगर उनका जो वालिद हैं वो वाहिद एक अकेला कमाने वाला शख्स है, तो उनके लिए वो सब बच्चों को तालीम देना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो या वो बड़ा बच्चा पढ़ता है, आधा एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाता है, छोड़ देता है बीच में, और जो बाकी बच्चे हैं वो क्लास 4 क्लास 5 पढ़ते हैं। अगर बच्चियां हैं रूरल एरिया में तो उनकी शादियां हो जाती है, बिकॉज़ गांव देहात का हालात ऐसा है कि लड़कियों को ज़्यादा रखना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसा है कि लड़कियों की शादी हो जाती है 16 साल में और वो दिखाते हैं कि वो 18 साल के हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हुई हैं। मुझे ये लगता है कि तालीम एक ऐसा चीज़ है जो हर इंसान को लेना चाहिए। इनफैक्ट हालात हो या बेहालात हो, हम तालीम से ही अपना माशरे को चेंज कर सकते हैं। एजुकेशन एक ऐसा है कि आपको पता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब जो हमारे पहले फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके, और वो एक आलिम थे, एक स्कॉलर थे, एक सेल्फ टॉट स्कॉलर थे। उनको 7 लैंग्वेजेस का ये था, जानकारी था, मगर मौलाना साहब हमेशा उर्दू ज़बान पे ही अपना सारा बात कहते थे। लोगों को जो कहना था वो ही लैंग्वेज यूज़ करते थे। मौलाना साहब समझते सब कुछ थे। मौलाना साहब कुरान हिफ्ज़ थे और वो तर्जुमा कुरान की करें और सारी चीज़ों की एजुकेशन पॉलिसीज़ आप लोग को पता है कि मौलाना के टाइम में ही इम्प्लीमेंट हुआ। आपकी यूजीसीज़ हैं, नेशनल लाइब्रेरी है, और आपके जितने भी नाटक अकेडमीज़ हैं, ये आपका आईआईटीज़ हैं, वो सारा मौलाना साहब का ही देन है। ICCR जो है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल रिलेशन, वो मौलाना साहब ने ही कायम किया, जो एक्चुअली उनका मेन मकसद था इंटरेक्शन विद डिफरेंट कंट्रीज़ की जो इंटरेक्शन, कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या है वो अपने कंट्री में लाएँ। वहाँ की कंट्री का क्या इंटरेक्शन है, क्या माहौल है, क्या कल्चर है, वहाँ से यहाँ के वहाँ जाएं। तो ये इनका सोच था। तो उनके एजुकेशन के लिहाज से सिर्फ वो एक ऐसे फ़र्द थे मौलाना साहब जो सेकुलर लीडर थे, और उनका वो हमेशा नेशन बिल्डिंग का काम रहा, लोगों को जोड़ने का काम रहा। उन्होंने रिलीजन को कभी इम्पोर्टेंस दिया नहीं, सेकुलरिज़म पे एम्फसाइज़ किया। मौलाना साहब ने इनफैक्ट पिछड़े वर्ग के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, जो सेकेंडरी बच्चों के लिए जो बेसिक एजुकेशन है उन पे एम्फसाइज़ किया, वुमेन एजुकेशन पे एम्फसाइज़ किया। तो मुझे ये लगता है कि आज जो तालीम है वो हमारा जो तालीम है सिर्फ़ एक रोट लर्निंग है। हमें एम्फसाइज़ करना है कि हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज़ ऐसा हो कि हम जो तालीम लें वो हमको दीनी और दुनियावी दोनों पे ही तवज्जो देना पड़ेगा। सो सिर्फ़ दीनी तालीम से ही हमारा जो मुस्तक़बिल वो कभी नहीं बढ़ सकता है। हमको आज के दौर के हिसाब से चलना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि दीन और दुनिया दोनों को लेकर हमको आगे बढ़ना है।
सो मुझे ये लगता है कि आज के दौर में जो मैं फ़ील कर रही हूँ, इनफैक्ट जो बच्चियाँ हैं वो ज़्यादा बच्चों से आगे बढ़ चुकी हैं। उनको पता चल गया है कि तालीम एक ऐसा जगह है कि वहीं तालीम के ज़रिए वो सोसाइटी में आगे बढ़ सकेंगी। लड़कों के मुताबिक लड़कियाँ आजकल IAS एग्ज़ाम्स हैं, UPSC एग्ज़ाम्स हैं, उसमें अच्छे नंबर से पास हो रही हैं और अपना मकाम, अपना जगह हासिल कर रही हैं। मैडम, जैसे कि आपने कहा कि लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, ये हम लोग भी देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से भी देख रहे हैं। स्कूलों में भी हम लोग जब देखते हैं तो लड़कियों की तादाद अच्छी खासी है बनिस्बत लड़कों के। तो लड़के जो है कहीं ना कहीं वो तालीम को सीरियस नहीं ले रहे, कहीं ना कहीं अपने करियर को जो है वो सोच नहीं रहे कि हमें कुछ मुस्तकबिल में करना है। तो वो इतनी लाइटली जो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनके लिए तो काफ़ी नुकसानदेह है, उनके आने वाली जनरेशन के भी नुकसानदेह हैं। तो आप इसके ऊपर मैंने ख़ास कर उन जनरेशन के लिए जो लड़के अभी बहुत अपने करियर को लेज़ी और लाइटली ले रहे हैं, उनके लिए आप कुछ जो है कीमती मशवरा दें। देखिए, एजुकेशन ऐसा हो गया लड़कों के लिए अभी उनको हर चीज़ ऐसा उनको फ़ील होता है कि इजी एक्सेस मिल जाए, जल्दी पैसे मिल जाएं। हालात ऐसे हैं, आपके सोसाइटी का वांट्स ऐसा है कि उनको इजी मनी चाहिए। जो लड़के हैं, एक तो शायद आपको एक पीयर ग्रुप का भी इन्फ्लुएंस है, अपने कंपेनियंस जो हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उसका भी बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो बच्चों को ये लगता है कि आखिर हमको पैसा ही कमाना है, तालीम लेके करना क्या है, हमको बिज़नेस ही करना है। अब भले वो कोई भी बिज़नेस हो, पैसा है, हमको पैसा। मगर ये नहीं है, अगर आप तालीम लेते हैं, तालीम के ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। आप अगर तालीम लेते हैं, आप दुनिया देखते हैं अपने नज़र से। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, मगर एजुकेशन एक ऐसा है, अगर आपके पेट में तालीम है, आप कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे ये फ़ील है, आजकल जो फ़ील होता है कि जो बच्चे हमेशा फ़ील करते हैं कि क्या है, ठीक है, बाप माँ का पैसा है, अगर नहीं है तो हम लोग कुछ भी करके बिज़नेस करके चला लेंगे। उनका यही ज़्यादातर आप देखिएगा, फ़ास्ट फूड सेंटर्स बन गया या कुछ दुकान बना लिया, ऐसे कुछ है। मगर अगर एजुकेशन में आप जाएंगे, डेफिनेटली ये आप देखेंगे कि वो आगे अपना ग्रोथ कर सकते हैं। मगर जो अभी माहौल और जो हालात है हमारे कौम के, जो हमारे माशरे के जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो सीरियस टाइप हैं, वो अपना करियर बना लेते हैं और उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिलता भी है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, बट एक्चुअली इट इज़ ऑल अपॉन हार्ड वर्क, लेबर, परसिवियरेंस। ये अगर इंसान अगर अपने पास रखता है तो आई थिंक वो ज़रूर कामयाब होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मैडम कि कलाम आज़ाद साहब ने एक बहुत कीमती बात कही थी। जब देश का आज़ादी का वक्त जब था, तो बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान छोड़ के जाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर छोड़ के जाना चाहते हो तो यहाँ की कब्रें तुम कैसे छोड़ के जाओगे, यहाँ के आपके आबा व अजदाद जो हैं उनको कैसे छोड़ के जा सकते हो। तो उन्होंने जब कहा था तो बहुत सारे लोगों ने सुना था, सुन के वो हिंदुस्तान में रहे। तो वो बड़े थे, रहनुमा थे। उसी तरह मैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे जो आज के रहनुमा हैं, अगर वो हमारे जो कौम के बच्चों को अगर सही मशवरा दें, तो शायद मुझे लगता है कि उन्हें सुनना चाहिए और उनको सुनकर कहीं ना कहीं मुस्तकबिल संवारने की ज़रूरत भी है। क्योंकि बड़ों जब कुछ कहते हैं तो उनके ऊपर अगर कोई अमल करे सही बातों पे, तो कहीं ना कहीं उसका मुस्तकबिल भी संवरता है और आने वाला जो जनरेशन है वो भी सुधर जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये बच्चों में ज़रूरी है कि हमारे जो रहनुमा हैं तो वो क्या मशवरा दे बच्चों के लिए। जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं वो हमेशा तजुर्बा के हिसाब से ही बच्चों को गाइड करते हैं। मगर आज के दौर के बच्चे जो हैं, शायद हम भी उस दौर पे से गुज़र चुके हैं, तो हमें ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स रोक टोक कर रहे हैं। हमारा एक जनरेशन गैप है, वो समझना नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग को क्या चाहिए। हालात और वक्त के साथ हम लोग को चलना चाहिए। मगर इंसान को वक्त और हालात के साथ चलना चाहिए, डेफिनेटली मैं एग्री करती हूँ। मगर हर चीज़ अगर लिमिट के अंदर हो और अपने दायरे के अंदर हो तो फिर नुकसान किसी का नहीं है। हर चीज़ अगर ओवर एक्सेस हो जाता है तो वहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो हमारे पेरेंट्स जो हैं,
अगर ज़्यादा अवेयर हो जाएं कि उनके बच्चे क्या करें, बिकॉज़ अभी जो इंटरनेट का टाइम आ गया है, द वर्ल्ड सारा जो इतना इंटरनेट प्रोन हो गया है, अच्छी चीज़ें भी हम सीखते हैं, बुराई की तरफ ज़्यादा रुजू होता है हमारा। तो पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने औलाद पे थोड़ा नज़र रखें, देखें कि वो किस तरीके से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, कैसा माहौल से उसके साथ वो अडैप्ट कर रहा है, तब डेफ़िनेटली ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। हर इंसान, अगर आप सोचते हैं कि सख्ती से कोई भी चीज़ आप हासिल कर लेंगे, वो कभी नहीं होगा। एक फ्रेंडली अप्रोच अपने बच्चों के साथ रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपको स्ट्रिक्ट होना है वहाँ होइए, ज़रूर होइए, मगर जहाँ आपको अप्रोच एक लाइट, एक फ्रेंडशिप जैसा अप्रोच हो, तो वहाँ पे चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। आप बच्चों के साथ ये है कि बच्चा कनेक्ट कर पाता है। ये कनेक्शन बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली अप्रोच नहीं रखेंगे, कनेक्ट नहीं रखेंगे, तो डेफ़िनेटली बच्चों को हिच रहेगा। अब वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको ये उस वक्त समझ में नहीं आता है। उसको लगता है कि हम अगर कुछ गलत करेंगे तो हमारे पेरेंट्स डांटेंगे, सही करेंगे तो भी डांटेंगे, तो ये फीलिंग नहीं आना चाहिए। तो हमारा मेन मकसद है कि बच्चों के साथ, देखिए आजकल बहुत सारे डिप्रेशन केसेस हो रहे हैं, कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, गलत एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, तो हमको ये देखना है। काउंसलिंग बच्चों का बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत सेंसिटिव, तो ये सब बच्चों को थोड़ा हैंडलिंग करना जिस माहौल में है, एक हमको ये फील होता है कि काउंसलिंग सेंटर्स हर स्कूल में होना चाहिए। अगर कोई बच्चा मेंटल ट्रॉमा से गुज़र रहा है, तो डेफ़िनेटली टीचर्स का भी फ़र्ज़ बनता है कि देखें उस बच्चे को कि क्यों वो माहौल में क्यों उसको वो ट्रॉमा हो रहा है, वो क्यों नहीं स्कूल आना चाह रहा है, वो क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्या चीज़ प्रॉब्लम है। माँ बाप को भी थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डेफ़िनेटली साइकोलॉजिकली बहुत प्ले करता है। सो डेफ़िनेटली ये एक चीज़ है। और अगर आप अपने आप को बिगाड़ना चाहेंगे तो आप घर में भी बिगाड़ सकते हैं और बाहर भी बिगाड़ सकते हैं। तो ये डेफ़िनेटली अपने ऊपर डिपेंड होता है कि कैसे क्या किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैडम हम लोग कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले, जैसे मैम कह सकते हैं कि 2 साल पहले मैंने एक सोच तैयार किया था कि इलाके में या अपनी टीटागढ़ की सरज़मीन पर कुछ बच्चों के लिए कुछ किया जाए, चूँकि हम लोग तो सर्विस पा चुके हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे जो नीडेड थे या नीडेड हैं, जो बहुत इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं या सोशली भी कह सकते हैं, और उनको लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे कि हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IS फाउंडेशन को हम लोगों ने तैयार किया। इसको तैयार करने में बहुत मेहनत लगा, कई सेक्रीफाइसेस हुए, कुछ लोग आए, कुछ लोग गए। इसके साथ हमारे टीचर्स भी हमारे साथ शुरू किए रहना। तो हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया IS फाउंडेशन को, कि इलाके में, एरियाज़ में हम लोग बच्चों के पास मिलें, बच्चों से हम लोग कनेक्ट हों। कुछ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव माहौल में आना चाह रहे हैं उनको हम लोग लाएँ और कंपटीशन की क्लासेस कराएं। तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कुछ दिन पहले। तो ये प्लेटफॉर्म जब तैयार किए तो हम लोग बच्चों से कनेक्ट होने लगे, और हमारे फैकल्टीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो पढ़ाना शुरू किए, और हमारे फैकल्टीज़ जो है बच्चों पे बहुत ध्यान भी देते हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश स्पोकन भी चलता है, ताकि हमारे बच्चे उस लैंग्वेज को भी कमांड करें, कहीं पे भी जाएं, ऑफिस हो चाहे कहीं भी डिपार्टमेंट्स हो चाहे कहीं भी सर्विस में जाएं, तो बेधड़क जो है वो कम्युनिकेट कर पाएँ। तो हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये प्लेटफॉर्म जो है बच्चों के लिए बहुत एक फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये शुरुआत है हमारी। तो आप जो है मैडम, जैसे हम लोगों ने आपके पास आए कि हमारी IS फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम होने जा रहा है 25 अगस्त को। तो IS फाउंडेशन कोशिश यही कर रहा है मैडम, टीटागढ़ में या खर्दा में या उसके आसपास के इलाके में, कि एक एजुकेशन का माहौल जो है, कंपटीशन का माहौल जो है वो तैयार किया जाए, ताकि हमारे जो नीडेड बच्चे हैं वो उस चीज़ को ग्रैब करें, उस चीज़ को हासिल करें या कंपटीशन में आएँ और तैयारी करें और नौकरी पाएँ। तो इसके लिए आप मैडम क्या बोलना चाहती हैं? देखिए, ये जो बच्चे जो हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो आई थिंक
मीडियोकर फैमिली से हैं या लोअर मीडियोकर फैमिली से हैं, और उनको बेसिक जो एजुकेशन के लिए जो अखराजात होती हैं, जो पैसे स्पेंड होते हैं, बहुत अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन एक सेटअप है और वहाँ पे वॉलंटरीली बहुत सारे लोग अगर कुछ पैसे देकर एक किटी बनाकर इन सब बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, तो ये हमारे माशरे के लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज़ देखिए, अगर हर ब्यूरोक्रेसी में एक बच्चा अगर जाता है तो आप समझते हैं कि सिस्टम कितना डेवलप होता है। बिज़नेस एक अलग जोन है और आप एडमिन और सब जो जॉब पोर्टफोलियोज़ हैं वो अलग है। और जब आप जॉब में जाते हैं, आपका क्या होता है, एक्सपोजर होता है। आप डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट एस्पेक्ट से सारी न्यू चीज़ें सीखते हैं, टेक्नोलॉजीज़ इन्वाइब होती हैं और आप सारा अप टू डेट होते हैं। तो ये एक चीज़ डेफिनेटली आपका अगर फाउंडेशन ये कर रहा है, बच्चों को प्रिपेयर कर रहा है, काबिल तारीफ़ है। और इनकरेज करना चाहिए बच्चों को कि हाँ, आप ऐसे करिए। जहाँ इनका अगर कुछ शॉर्टफॉल हो रहा है, कोशिश करिए कि ये बच्चा आधा वे तक नहीं जाए, पूरा मुकम्मल तौर से वो पूरा कंप्लीट करे। दूसरा, हमको ये फ़ील होता है कि बच्चे पढ़ाई करें, साथ साथ जो बच्चे नीडफुल हैं और उनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाते, एक बैकअप प्लान होना चाहिए। मान लीजिए वो बच्चे का फैमिली अगर आगे चल के पैसा नहीं दे रहा है, तो वो बच्चा पढ़ाई कैसे कंप्लीट करे। तो उनका स्कॉलरशिप्स है, उनका ग्रांट्स है। अब देखिए, आपको पता चलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे ग्रांट्स देते हैं माइनॉरिटीज़ को, और सेंट्रल भी देते हैं, मगर माइनॉरिटीज़ का जो ग्रांट्स है वो पूरा पहुंचता नहीं है। बिकॉज़ कभी कभी स्टेट और सेंटर के बीच में आपसी नाइंतफाकियाँ होती हैं। अब इसमें क्या होता है, जो माइनॉरिटी ग्रांट्स है वो वापस चला जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मसला हो जाता है कि हम लोग जब ग्रांट्स देते हैं, माइनॉरिटीज़ ग्रांट अवेल नहीं करता है, तो वी कैन नॉट डू। हालांकि ये जस्ट एक फसाड है, मगर अगर ऐसा सेंटर्स खोला जाए, मैंने जावेद से भी कहा कि ऐसे सेंटर्स खोला जाए कि लोगों को अपना अवेयरनेस होना चाहिए, उनके राइट्स पता चलना चाहिए, प्लस जो हमको स्कीम्स मिल रहा है वो हमारे पैसे, हमारे टैक्सेस हैं, उसको हम कैसे अवेल करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सर्टन सेंटर्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि स्टेट का जो आपको माइनॉरिटी का जो स्कीम्स है वो आप अवेल कर रहे हैं, सेंटर में भी जो स्कीम्स मिल रहा है स्टेट अवेल कर रहा है। तो ये एक लिहाजा पर्सन, एक सेंटर, ऐसा हर जगह एक सेंटर हो ताकि ये लोगों को बताएं उनके हक के बारे में। या बिकॉज़ आपको देखें, इस तरीके से आपका सारा जो राइट्स है वो तो वापस चला जा रहा है, आपको उसको तो लेना पड़ेगा। आपका तो वो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू व्हाटएवर यू हैव, आपका तो अपना राइट बनता है ना। सो ये मेरा, आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई फील। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मैडम जो है बहुत कीमती बातें बताई हमारी IAS फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, जिन्होंने हम लोग इनसे मिले, और बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। शुक्रिया आपको, और IAS फाउंडेशन के लिए दुआएं इंशाअल्लाह ज़रूर। डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि IAS फाउंडेशन और बढ़े और आगे बढ़े, और बच्चे आपके साथ ज्वाइन हों, आपके और सेंटर्स खुलें, और हम लोग मफिसा की तरफ से डेफिनेटली इंशाअल्लाह कुछ ज़रूर अच्छा होगा और करेंगे भी। अगर हमें और ग्रांट्स का अगर कुछ ज़रिया बन जाता है, तो ऐसे कुछ फाउंडेशंस को हम लोग ज़रूर आगे बढ़ के प्रमोट करेंगे। बट डेफिनेटली हम ये भी चाहेंगे कि आप लोग से गुजारिश है कि मौलाना साहब, जब जानते हैं एक बड़ी शख्सियत है, नॉट जस्ट एज अ एजुकेशन मिनिस्टर, एक स्कॉलर के हिसाब से, एक नेशनलिस्ट एंड सेकुलर लीडर के हिसाब से हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। बिकॉज़ देखिए, मौलाना साहब की विजन्स थी, वो विजन्स लोगों को, बहुतों को पता ही नहीं है कि मौलाना आज़ाद कौन है। हमारे अगर हिस्ट्री में हाफ अ चैप्टर होता था, वो भी शायद एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ से हम अगर लोगों को बताएं कि मौलाना साहब कौन थे, क्या है, तो बच्चों को तालीम के ज़रिए पता चलेगा। तो ये तो हम शायद हमारे सिलेबस बुक में नहीं होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्चा बांट सकते हैं, पब्लिकेशंस कुछ कर सकते हैं, इसी ज़रिए से हम उनका जो नाम
काम है वो आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ हम 11 नवंबर पे एम्फसाइज़ नहीं करें, सिर्फ हम 22 फरवरी को एम्फसाइज़ नहीं करें, हम और दिन, हर दिन मौलाना का दिन होना चाहिए। और आप सबको एक कोशिश कीजिए कि मौलाना साहब का एक म्यूज़ियम है बालीगंज सर्कुलर रोड में, तो उस म्यूज़ियम में अपने बच्चों को कभी लेकर आइए, दिखाइए कि आपको देखना है ये इनकी कंट्रीब्यूशन, इनके कपड़े। सो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने रूट से कनेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच।